मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। रसायन विज्ञान में एंशिएंट केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे थे कि जो विभिन्न प्रकार के शास्त्र हुए, ठीक है, या फिर वेद हुए, तो उनमें रसायन विज्ञान का डिस्क्रिप्शन पहले से था, ठीक है। रसायन विज्ञान के बारे में लोग जानते थे, समझते थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे हम लोग चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे देखिए एंशिएंट टाइम में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र जो था, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, उसमें हमको ये पता है कि डिफरेंट टाइप के जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स थे उनका एक्सप्लेनेशन उसमें दिया गया है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, इन सब का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जो गोल्ड है उसके प्योर फॉर्म का भी एक्सप्लेनेशन उसमें मिलता है। पिछले जो क्लास था उसमें हमने देखा था कि गोल्ड को कैसे प्योर फॉर्म में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, प्योर फॉर्म में कैसे ऑब्टेंड करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो प्योर है या फिर उसमें इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो पिछले क्लास में देखिए हमने देखा था कि जो लोटस होता है, लोटस के अगर फिलामेंटस कलर का गोल्ड है तो वो क्या है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ मेटल को आइडेंटिफाई नहीं किया था, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारा मेटल था उसको प्योरीफाई भी किया था कि किस कलर का अगर होगा तो प्योर फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए अगर वो प्योर फॉर्म का है तो। पहला कि लोटस के फिलामेंटस कलर का हो, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सॉफ्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज लस्टरस। बिसाइड्स इज it should not produce any type of sound is stated to be the best, ठीक है। उसके अंदर किसी तरह का साउंड का प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, यानी कि साउंड ध्वनि को उत्पन्न ना करता हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे कि ये सबसे अच्छा वाला या बेटर क्वालिटी का क्या है, गोल्ड है, ठीक है। अभी टुडे देखते हैं, आज के क्लास में गोल्ड को जैसे आइडेंटिफाई किया गया था वैसे ही सिल्वर को भी आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। देखिए Similarly, silver was also characterized by its color of white, ठीक है बच्चों। सिल्वर का कलर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी वाइट कलर। किस कलर का, वाइट कलर का होना चाहिए, विथ स्मूथ एंड सॉफ्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और वाइट कलर तो हो लेकिन वो क्या हो, स्मूथ प्रॉपर्टी का हो, यानी कि वो क्या हो, मुलायम हो, ठीक है। अगर वो मुलायम है यानी कि सॉफ्ट प्रॉपर्टी का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये बेटर क्वालिटी का क्या है, सिल्वर है। तो उन्होंने यही लिखा है कि इट्स कलर वाइट विथ स्मूथ एंड सॉफ्ट प्रॉपर्टी इज द बेस्ट सिल्वर मेटल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द इम्प्रूव वन इज प्यूरिफाइड यूजिंग लेड बाय मेल्टिंग एंड सेपरेशन। अगर मान लीजिए, ये तो मान लीजिए प्योर सिल्वर की बात हो गई, अगर उसमें क्या है, कोई इम्प्यूरिटी है या फिर अशुद्धि है तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया था कि ये इसको लेड के साथ क्या करते हैं, मेल्ट कराते हैं, एंड मेल्ट करने के बाद फर्दर क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। जो इम्प्यूरिटी रहेगी वो लेड के साथ क्या होगी, अलग हो जाएगी, और हमको प्योर सिल्वर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो एक तो सिल्वर की क्वालिटी, दूसरी उसकी इम्प्यूरिटी, और तीसरी कैसे उसको प्यूरिफाई करेंगे, ये भी चीज़ें क्या थी, एक्सप्लेन्ड थी। नाउ the artisans of that times not only skilled in the Keshpana, Guna, and making solid or hollow articles,
gold and silver, but also mixing the metals in the molten state of correct preposition. तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें तो सिर्फ जो मेटल थे उनके गुण और धर्म के बारे में ही अध्ययन नहीं किया जाता था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, बल्कि ये भी सोचा जाता था कि कैसे हम किन्हीं दो मेटल को मोल्टेन स्टेट में मिक्स कर सकते हैं, कौन कौन से मिसिबल होंगे, कौन कौन से इमिसिबल होंगे. ठीक है. एज रिगार्ड्स माइंटिंग इन द टेक्स्ट सेज द सिल्वर कॉइन्स शुड बी मेड ऑफ 4 parts of copper, 11 parts of silver and 1 part of iron, tin और lead. अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो सिल्वर कॉइन्स होती थी तो क्या उसमें सिर्फ सिल्वर ही मिक्स्ड होता था? नहीं. उन्होंने यही कहा है कि जो अगर हम कोई मेटल दे रहे हैं या फिर कॉइन्स इशू कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कॉइन्स वो बहुत सॉफ्ट है, आप उसको हाथ से फोल्ड कर ले रहे हैं, ऐसा कॉइन आपको नहीं चाहिए. दैट शुड बी ब्रिटल, दैट शुड बी हार्ड. ठीक है. यानी कि वो क्या होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, कि आपको इजीली फोल्ड आउट आप ना कर पाएँ, उसके स्ट्रक्चर को चेंज ना कर पाएँ. उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि उसमें अदर मेटल को भी मिक्स किया था. जैसे अगर सिल्वर कॉइन की बात करें, एज रिगार्ड्स माइंटिंग द टेक्स्ट सेज द सिल्वर कॉइन्स शुड बी मेड अप 4 part ऑफ कॉपर. उसका 4 part किससे मिला हुआ था? कॉपर से. 4% आप बोल सकते हैं. 11 part ऑफ सिल्वर. 11 part किससे मिला हुआ था? सिल्वर. एंड 1 part ऑफ आयरन, टिन और लेड. और एक पार्ट किससे था? आयरन से था, टिन से था, या फिर हम कहें कि किससे था? लेड से था. क्लियर है? सिमिलरली जैसे मान लीजिए सिल्वर कॉइन हो गया, वैसे ही कॉपर के भी कॉइन्स होते थे. कॉपर कॉइन्स शुड बी मेड ऑफ 4 part ऑफ सिल्वर, 11 part ऑफ कॉपर एंड 1 part ऑफ आयरन. ठीक है. तो कॉपर कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर कॉइन्स में क्या था? 4 part किसका था? सिल्वर का. 11 part किसका था? कॉपर का. ठीक है. और 1 part किसका था? आयरन का. तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉइन्स होते थे उनको हम लोग प्योर मेटल का नहीं बनाते थे. उसके लिए हम क्या कर देते थे? थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी यानी कि अदर मेटल्स को ऐड कर देते थे. और उस अदर मेटल्स को ऐड करने का रीज़न यही था कि वो क्या हो? वो स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. मजबूत हो और काफ़ी दिनों तक चलें, जल्दी वो ख़राब ना हो. दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली हेल्थ केयर. Intellectual of the society tries to identify the use different plants and other materials as medicines for curing disease. ठीक है. Longevity of the society which they called as rasayan. The word rasayan has been used as the synonyms of chemistry in Sanskrit and other Indian language. देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम क्या थे? नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे. ठीक है. तो अगर नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उस नेचर के बारे में हम जानेंगे, उसकी यूजफुल और हार्मफुल दोनों प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, कैसे उसको अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं और क्या उसकी यूजफुल एस्पेक्ट हैं इन द मेडिसिन सेक्टर, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स. वी हैव टू नो अबाउट इट. है ना. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम किसी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हमको उस नेचर के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, कैसे उसको डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं. तो इन लोगों ने भी क्या किया? जब नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे तो नेचर से जो चीज़ें थीं उसके बारे में स्टडी करी
और स्टडी करने के बाद इन्होंने जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ें होती थी ह्यूमन बीइंग में, उस पर इन्होंने उसको अप्लाई करना शुरू किया। और जब अप्लाई करना शुरू किया तो इनको पता चला कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ हर्ब या श्रब ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, ठीक है। और उस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो हमारे अंदर जो डिजीज़ थी, ठीक है, वो क्या होने लगी, वो क्योर होने लगी, ठीक है। और क्योर होने की वजह से हम हेल्दी हो गए। तो हमको ये पता चला कि इस प्लांट के अंदर क्या है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंट टाइप की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर फीवर होता है तो कौन सा प्लांट हम यूज़ करेंगे, उस प्लांट्स की लीव यूज़ करनी है, पत्तियाँ यूज़ करनी है या फिर छाल यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हुई, हमारे अंदर डेवलप हुआ, ठीक। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ये फ़ायदा हुआ कि हमने मेडिसिन सेक्टर में भी काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया, हमारे पास जानकारियाँ बढ़ने लगी डिफरेंट टाइप के डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। दूसरी चीज़, द लॉन्गेविटी ऑफ द सोसाइटी विच दे कॉल्ड रसायन, और इसको इन्होंने क्या कहा, इनको ब्रॉड एरिया पे इन्होंने रसायन कहना शुरू कर दिया। द वर्ड रसायन हैज़ बीन यूज्ड एज द सिनोनिम्स ऑफ द केमिस्ट्री। तो रसायन क्या है, रसायन केमिस्ट्री का ही एक सिनोनिम्स है इन संस्कृत एंड अदर इंडियन लैंग्वेज, जो कि संस्कृत और अदर इंडियन लैंग्वेज में यूज़ होता है। वहाँ आपको केमिस्ट्री नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको रसायन ही दिखेगा। और अगर आप कहीं केमिस्ट्री लिख रहे हैं तो उसी का हिंदी आपको अगर याद होगा तो उसी का हिंदी आप लोग रसायन लिखते हैं। तो दैट इज द सिनोनिम्स एंड नथिंग एट ऑल। नाउ द मेडिसिनल ट्रीट्स चक्र संहिता में इसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। डिस्कस्ड इन 150 types of disease with further subdivisions, the 341 medicinal plants, 177 medicinal substance of animal origin and 64 medicinal substance from mineral origin। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ होते थे उनको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती थी, उस मेडिसिन का ओरिजिन भी क्या था, डिफरेंट था। वो या तो प्लांट डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, या फिर मिनरल डिपेंडेंट होंगे। कहने का मतलब यह है कि उस मेडिसिन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होगा वो या तो प्लांट से होगा, ठीक है, या फिर उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, या फिर उसको किसी मिनरल से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हम नॉन मेडिसिन की बात करें, ठीक है, तो दैट इज 341 प्लांट्स ऐसे थे जिनको हम मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी में रखते थे। टोटल नंबर ऑफ डिजीजेस की अगर हम बात करें दैट वाज 150। 150 डिजीज जो थी उनको क्योर करने की टेक्निक हमने सीख लिया, जान लिया, और उनके क्योर करने के प्रोसीजर में 341 मेडिसिनल प्लांट्स को हमने कैटेगराइज किया। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे, कुछ मेडिसिन्स ऐसे भी थी जो कि एनिमल ओरिएंटेड थी। जैसे आप लोग आज के डेट में पढ़ते होंगे, काउडंग्स को भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर उसके वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। तो दैट वाज टोटल 177 जिसको हम लोग एनिमल रिसोर्सेज से ऑब्टेन करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दैट वाज 64 मेडिसिनल सब्सटेंस फ्रॉम द मिनरल ओरिजिन, यानी कि खनिज की अगर हम बात करें तो खनिजों से 64 तरह के मिनरल्स को हम क्या करते थे, ऑब्टेन करते थे फॉर द क्योर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। जो अलग अलग तरह की बीमारियां थीं उस समय उसको क्योर करने के लिए। नाउ
He also further categorized 102 types of pathological conditions and congenital defect. 109 anatomic and 42 physiological terms and 33 varieties of bones. ठीक है, यानी कि इन्होंने ह्यूमन बींग्स की भी स्टडी करी और स्टडी करने के बाद उस स्टडी को कैटेगराइज करना भी स्टार्ट किया. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते हैं. दे हैव अ डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट इन देयर फंक्शनिंग. तो इन्होंने क्या किया था, उसके फंक्शनिंग के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे और कैटेगरी के बेसिस पे उसको कैटेगराइज करना स्टार्ट किया था. और कैटेगराइज करने के बाद इन्होंने इसकी प्रॉपर स्टडी करी थी. ही आल्सो डिफ्रेंशिएट द क्रेल्स एंड लेग्यूम्स, नेचुरल वाटर्स, सुगर केन डेरिवेटिव्स, types of honey, different milk and milk products, different vegetable oils and alcoholic beverages. So that was all about the symptom of pathogenic things. Besides it, they also categorize different things like हम जो चीज़ें खाते हैं उसको भी इन्होंने क्या किया, कैटेगराइज करना स्टार्ट किया. जैसे लेग्यूम्स हो गया, जो हम नेचुरल वाटर्स लेते थे, अपटेक जो करते थे, जो वाटर्स वगैरह पीते थे हम लोग, उसको भी इन्होंने क्या किया, कैटेगराइज किया. दैट वाज लैक वाटर, पॉन्ड वाटर एंड अदर टाइप ऑफ वाटर्स. शुगर कैन डेरिवेटिव्स को कैटेगराइज किया, आइडेंटिफाई किया. जो हनी होते हैं, मधु जो होती है, उसको कैटेगराइज किया. और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मिल्क की अवेलेबिलिटी थी और डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी थी, उसको भी इन्होंने क्या किया था, कैटेगराइज किया था. इसके अलावा जो एडिबल आयल्स होते हैं, आपके वेजिटेबल आयल होते हैं, उसको एंड एल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, दैट ऑल थिंग्स आर कैटेगराइज इन द एंशिएंट टाइम्स. सो बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन वाज मोस्टली बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटीज़. ये जो कैटेगराइजेशन था इनका, वो किस पे डिपेंडेंट था, द ऑल कैटेगराइजेशन आर डिपेंड्स अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, कलर के बेसिस पे एंड अदर थिंग्स लाइक देयर solubility and boiling points and their melting points etc. That was the physical parameter. On the basis they are categorized into different types of categories. Is it clear? Now अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग सर्जिकल सेक्टर में. जो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ होते थे उनकी सर्जरी भी उस टाइम में काफ़ी हद तक डेवलप करी गई थी. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सुश्रुता, द ग्रेट सर्जिकल स्पेशलिस्ट ऑफ दैट टाइम्स, डेवलप्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑपरेशंस ऑफ द बॉडी एंड मेड वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस फॉर द मॉडर्न एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अगर हम सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत क्या थे उस टाइम के, एंशिएंट टाइम के. ठीक है, वो ग्रेट सर्जिकल थे और उन्होंने सर्जरी के लिए डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी के बारे में काफ़ी कुछ लिटरेचर्स हैं इनके, जिसको इन्होंने लिखा है या फिर एक्सप्लेन किया है. The contributions of Sushrut are even today practiced and he is called as the father of surgery. ठीक है, इस ग्रेट डिस्कवरी की वजह से, that is all about the surgery, he was known as the father of surgery. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है फादर ऑफ सर्जरी कौन है तो आप क्या बोलेंगे, सुश्रुत बोलेंगे. ठीक है, एंशिएंट टाइम में जो इनकी डिस्कवरी हुई थी ह्यूमन एनाटॉमी के लिए और डिफरेंट टाइप के डिजीज़ को क्योर करने के लिए,
स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ सर्जरी, इनको फादर ऑफ सर्जरी हम बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टाइम्स मेनी फर्मेंटेशंस प्रोडक्ट्स वे डेवलप्ड फॉर गिविंग द पेशेंट्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस which act as the modern anesthesia drugs. He has designed number of surgical devices and equipments which are used even today. देखिए, इतने बड़े विद्वान थे और इतनी लंबी सोच थी इनकी कि इन्होंने जो सर्जिकल डिवाइसेस बनाई थी एंशियंट टाइम में, वो आज के डेट में भी वो इक्विपमेंट्स, वो डिवाइसेस आज के डेट में भी क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं, आज के डेट में भी वो यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा जो एनेस्थीसिया है, जैसे मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग को हमको अगर उसकी सर्जरी करनी है तो उसको हम बिना एनेस्थीसिया के उसको सर्जरी उसकी नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम उसको एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है, या फिर उस एरिया में हमको जहाँ सर्जरी करनी होती है वहाँ अगर हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उस एरिया में हमको पेन्स नहीं महसूस होती है, ठीक है, उसमें तकलीफ़ नहीं महसूस होगी अगर वो वहाँ पे सर्जरी करते हैं तो भी, ठीक है। तो जो एनेस्थीसिया का डेवलपमेंट था उसको भी इन्होंने ही करा था, सुश्रुत ने ही करा था, ठीक है। तो इनका जो वर्क था दैट वाज ग्रेट वर्क, ठीक है, और इस ग्रेट कंट्रीब्यूशंस की वजह से इनको हम फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। और इनके द्वारा डिस्कवर्ड इंस्ट्रूमेंट, जो इन्होंने डिस्कवर करा था, जो इन्होंने डिज़ाइन किया था, जो इन्होंने बनाया था, उसको हम आज भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। तो ठीक है बच्चों, आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट बाघ भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सुश्रुत जो आपको मैंने बताया उनके बारे में अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नागार्जुन की डिस्कवरी के बारे में अच्छे से आप पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। तो कल की क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।